एमएलए साहब के पास सीडीएफ है, सीडीएफ का काम वो करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा विकसित भारत का जो 12 करोड़ रुपए आया, अगर एमएलए साहब ना होते तो मुझे लगता है आरडीडी के ज़रिए ये पैसा यहाँ पे पहुँचता, लेकिन कंसर्न एमएलए थे, ठीक, यानी कि भेजा तो सेंटर सरकार ने, भेजती तो सेंटर से, लेकिन कंसर्न एमएलए था डिस्ट्रिक्ट में, उसने वहाँ से अपना करना के लिए शेयर लाया, तो ठीक है। हाल ही में आपके लीडर ने आपको अलविदा कह दिया, तो कितना असर है पार्टी पर, कितना असर पड़ेगा? अदरीस साहब की एक अपनी सोच थी, वो चले गए पार्टी से, लेकिन उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई 1% भी 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी कि जब जब भी यहाँ पे कोई काम आ रहा था, अदरीस साहब उस पर यही स्टैंप लगाते थे कि हमने करवाया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, सेटअप होता है। लेकिन अदरीस साहब ने भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी नहीं माना, इसीलिए अदरीस साहब को भारतीय जनता पार्टी ने डिग्जनेशन भी नहीं दिया था। लेकिन अदरीस साहब को पार्टी की तरफ से किसी भी किस्म का कोई डिग्जनेशन मिला नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क़यादत जो है अदरीस साहब को भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर घोषित किया था। देखो, सियासत एक ऐसा घर है, ना इसमें दरवाज़ा है ना इसमें खिड़की है, लोग आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फ़र्क पार्टी को नहीं पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है, जो जिसने इतनी बड़ी जो पार्टी है उसने आपने एक सीट बचाने में पूरी ताकत लगा दी, तो वो हमारे इलाके को क्या बचाएगा, ये हिंदुस्तान को क्या बचाएगा? जिसका ना घर है ना बार है ना कुछ है, एक एमएलए वो क्या बचाएगा? बीजेपी लीडर मोहम्मद अदरीस करनाई साहब के जाने के बाद पहली बार मेरे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं बीजेपी कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट इम्तियाज़ मीर साहब और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जंगीर खान साहब। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके लीडर के जाने के बाद पार्टी पर कितना असर पड़ा, और भी बहुत सारे सवाल करें। इम्तियाज़ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हाल ही में आपके लीडर ने आपको अलविदा कह दिया, तो कितना असर है पार्टी पर, कितना असर पड़ेगा? शानू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये कोई छोटी पार्टी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है या किसी एक एमएलए या 2 एमएलए तक महदूद है। आपने कहा अदरीस साहब चले गए, अदरीस साहब की एक अपनी सोच थी, वो चले गए पार्टी से, लेकिन उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई 1% भी 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं आपको वसूख से कहता हूँ और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि करनाल के अंदर 0% भी भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी सुनी नहीं, ये मेरा नहीं, बीजेपी एक्स लीडर मोहम्मद अदरीस करनाई जी का कहना था कि उन्होंने करना को स्पेशल भर्ती नहीं दी, यही वजह थी कि मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी काम नहीं कर सकती? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जब हम अपनी पार्टी के पास जाते हैं, एज़ पर चैनल, प्रॉपर चैनल होता है हमारा, वहाँ जाने के लिए, वहाँ हमारी बात सुनी जाती है और हमारे काम जो मसाइल हैं उन पर नज़रसानी की जाती है और वो किए जाते हैं। यानी कि हम कभी नहीं पार्टी से ना उम्मीद वापस घर लौटे हैं। जब जब भी हम पार्टी के पास गए, हमारी बात सुनी गई, हमारे कामों पे ध्यान दिया गया और हमें यकीन दहानी दी गई कि आने वाले वक्त में जब जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी है। तो इनकी क्यों नहीं सुनेगी, इनके कहने के मुताबिक? देखिए, वो अदरीस साहब खुद जानते हैं उनकी क्यों नहीं सुनेगी, कहाँ नहीं सुनेगी, इसका जवाब अदरीस साहब खुद देंगे। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि इस तरह का बयान है, ये पार्टी पर एलिगेशन है, मैं इस पर कंडेम्ड करता हूँ। यानी कि अदरीस साहब ने 2 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारे, उस वक्त अदरीस साहब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ें कर रहे थे। यानी कि जब जब भी यहाँ पे कोई काम आ रहा था, अदरीस साहब उस पर यही स्टैंप लगाते थे कि हमने करवाया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। क्या आपको लगता है हाल ही में वो पीसी के अंदर चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपोजिशन में रह के अब काम करवाऊंगा? क्या आपको लगता है काम ऐसे हो जाएंगे या जो मौजूदा सरकार थी उसमें रह के होंगे? देखिए, हमारी सरकार 20 स्टेटों में है, देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में देश चल रहा है। आप मुझे बताइए, अपोजिशन ये बेहतर है, अपोजिशन वो बेहतर है? यानी कि अगर सेंटर सरकार के साथ रह करके हमने जनता के काम नहीं कर सके, तो मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 एमएलए साहिबान के साथ क्या काम करेंगे? बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए अगर उनने उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ किया है, मुझे लगता है
उनके लिए या उनके ज़ाती मफाद के लिए बेहतर होगी, लोगों बाकी लोगों के लिए बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, आप मुझे बताएं, हमने भी देखा कि अक्सर आप कंट्रोवर्सी में रहते थे, आपकी लीडर से नहीं बनती थी, आपकी जो बॉडी थी वो अलग जा रही थी, लीडर अलग जा रही थी। आज खुल के बता दें क्या क्या मामला थे, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? देखिए, हमारे और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ थी। और अदरीस साहब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उनसे दूर थे। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ, मेरे साथ हमारे जहांगीर खान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं। जब भी हमने यहाँ मीटिंग्स की, प्रोग्राम की, हमने उनको दावत दी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नज़दीक। बिल्कुल अदरीस साहब कभी आए नहीं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को माना नहीं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वो होता है जिसके अंदर अच्छे खासे फैसले लिए जाते हैं, जिसका एक सेटअप बूथ लेवल से लेकर के दिल्ली नेशनल प्रेसिडेंट जो हमारे नितिन नबीन जी हैं उन तक होता है, एक सेटअप होता है। लेकिन अदरीस साहब ने भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी नहीं माना। इसीलिए अदरीस साहब को भारतीय जनता पार्टी ने डिग्जिनेशन भी नहीं दिया था, यानी कि वो एक कैंडिडेट के रूप में थे। कैंडिडेट छोड़ो वर्कर लिखा गया था, ऐसा क्यों? आप करना कंस्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं, आपको पता होगा पूरा। लीडर लिखना चाहिए था उस नोटिस के अंदर, लेकिन वर्कर लिखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं भी वर्कर हूँ, जहांगीर साहब भी वर्कर हैं, देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं। आप कहाँ वर्कर हैं? मैंने कई बार आपके नोटिस देखे, कई बार आपके इन्विटेशंस देखी, तो वहाँ तो साफ तौर पे लिखा होता है प्रेसिडेंट, करना कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट इम्तियाज़ मीर, फिर इनका भी लिखा होता है, ऐसा क्यों? मैं वही कहता हूँ, सबसे पहले हम पार्टी के लिए वर्कर हैं, उसके बाद पार्टी हमें एक डिग्जिनेशन देती है, जो प्रेसिडेंट का हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का हो या किसी दूसरे साहब का हो, एक डिग्जिनेशन के रूप से हमें पहचाना जाता है, जिस डिग्जिनेशन की वजह से हमें जिम्मेवारियाँ मिलती हैं। लेकिन अदरीस साहब को पार्टी की तरफ से किसी भी किस्म का कोई डिग्जिनेशन मिला नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क़यादत जो है अदरीस साहब को भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर घोषित किया था। अच्छा, आपको भी पॉलिटिक्स में बहुत टाइम हो गया और काफ़ी एक्टिव भी हैं। जो करना के अंदर चल रहा है, एक जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जाती है, वो ज्वाइनिंग कराती है, वहीं दूसरी जगह दूसरी पार्टी पहुंच जाती है। इस सियासत को क्या समझते हो आप? देखिए, मुझे लगता है ये ड्रामा है और ये लोगों को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश हो रही है, एक साजिश चल रही है। यानी कि आज वक्त ही नहीं है ज्वाइनिंग करवाने का। आज मैं चाहता हूँ सभी लोग मिल कर के नौजवानों के लिए, इस गरीब कौम के लिए, बेवाओं के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए, हम सबको मिल कर के एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए और इस करना के लिए, इस बॉर्डर इलाके के लिए हमें काम करना चाहिए। ना कि आज मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कि हमें सब मिल कर के यहाँ काम करने चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। एक नौजवान को, जिस डिप्रेशन में नौजवान है, उसकी डिप्रेशन को निकाल के उसे किसी प्लेटफार्म पे हम लाएं, उनके लिए काम करना चाहिए। बाकी मुझे ये बेहतर नहीं लगता कि इस दौर के अंदर ज्वाइनिंग करना, एक के ऊपर अटैक, दूसरे के ऊपर अटैक, ये चीज़ें ठीक नहीं। अच्छा, आपने देखा इससे पहले मोहम्मद अदरीस गनाई जी ये कह रहे थे कि जो भी काम है वो सेंटर सरकार करती है। आज मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या आपको नहीं लगता जो MLA करना है जुवेद अहमद मरचाल जी, वो कुछ काम नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, MLA साहब के पास CDF है, CDF का काम वो करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा, विकसित भारत का जो 12 करोड़ रुपये आया, अगर MLA साहब ना होते तो मुझे लगता है RDD के ज़रिए ये पैसा यहाँ पे पहुँचता। लेकिन कंसर्न MLA थे, ठीक, यानी कि भेजा तो सेंटर सरकार ने, भेजती तो सेंटर से, लेकिन कंसर्न MLA था डिस्ट्रिक्ट में, उसने वहाँ से अपना करना के लिए शेयर लाया, तो ठीक है, देने वाली। पहली बार हमने देखा कि बीजेपी के किसी बंदे ने MLA करना जुवेद अहमद मरचाल साहब के हक में बात की, और सही बात की। देखो हक की बात जहाँ वो करनी चाहिए, देने वाली सेंटर सरकार है। सेंटर सरकार में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि यहाँ करना के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA है, मैं यहाँ का 12 करोड़ रुपये रोक लूँ, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कश्मीर के लिए, विकसित भारत कश्मीर को बनाना है, जितना भी पैसा चाहिए इस कश्मीर को दिया जाए। तो वहाँ हमारे जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs थे, इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जितना पैसा शेयर आता था वो लिया। लेकिन दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट के पास क्या है? कुछ नहीं, खाली स्टेट है, भीख मांगी स्टेट है। लेकिन कंसर्न MLA ने
वो सेंटर से जो पैसा था वो करना के लिए लाया। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आने वाले वक्त में अब ऐसे अलार्म बज रहे हैं कि डीडीसी, बीडीसी, सरपंची, पंची इलेक्शन होंगे। क्या इम्तियाज़ जी सरपंची या डीडीसी, बीडीसी इलेक्शन में नज़र आएंगे? हालांकि आपने खुद भी अपने फेसबुक के ज़रिए ये कहा था कि मैं सरपंची इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा अपने खटवारा इलाके से। देखिए, ये लोगों का फैसला होता है। आपने फ़ैसला पहले ही कर दिया था। लोगों की राय थी, अपने दोस्तों की राय थी, अपने गांव की राय थी। जब जब उन्होंने मुझे बताया, उनके कहने पे हमने एक ऐसी पोस्ट जो है अपलोड की थी। ठीक, बाकी रही डीडीसी हो, बीडीसी हो, एमएलए हो, जब तक पार्टी का आदेश इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं आता, हम यहाँ से कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। कल वो इलेक्शन करें, यहाँ ना करें, जहांगीर साहब हैं, इनको दें टिकट, या वहाँ से कोई शख्स यहाँ इलेक्शन लड़ने आ जाए, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो मंजूर है, हमें वो मंजूर है। हम उसको ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं, हम उसका वेलकम करेंगे। आखिर में जानने की कोशिश करूंगा, सीनियर साफ़ी इशफाक सईद साहब, कभी ये लग रहा है कि वो सियासत में आएंगे? हालांकि परसों मैंने एक पोस्ट की थी, सोर्स के मुताबिक पता चल रहा है कि वो पीडीपी में जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या उनके लिए बेहतर है सियासत, या जो काम कर रहे हैं वो बेहतर? देखिए, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है सियासत में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अदरीस साहब को आना था, उन्होंने नौकरी छोड़ी तो सियासत में चले आए। अब इनको भी सहाफ़त छोड़ के सियासत में आ जाएं। जिस तरह ये लोगों पे तनकीद करते थे, कल हमें भी मौका मिलेगा इन पर तनकीद करने के लिए। जब ये लोगों के काम करने में फ़ेल हो जाएंगे, जब ये लोगों के मसले मसाइल सुनने में फ़ेल हो जाएंगे, तब हमें भी एक दिन ज़रूर ये मौका मिलेगा, हम भी तनकीद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में जानने की कोशिश करूँगा, अहम सवाल है, बड़ा सवाल है। अदरीस साहब का ये कहना था कि जो रफ़ीक शाह साहब हैं आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कि उनकी रगों में आज भी पैंथर पार्टी का खून और मोहब्बत दौड़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पैंथर्स पार्टी, उनके जो हेड थे डॉक्टर प्रोफेसर बींग सिंह साहब, वो उनके उस्ताद भी रहे। एक जज्बाती तौर पे उस्ताद की कदर करना कोई गलत बात नहीं है। वो उनकी कदर करते हैं, वो उनकी इज़्ज़त मान सम्मान करते हैं। अगर किसी लीडर की कदर की जाए उसकी शख्सियत को देख करके, और उसका एलिगेशन लगे कि ये उस पार्टी की कदर कर रहे हैं, उसकी कैंपेन चला रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं इस पे कंडेम करता हूँ। ये चीज़ें ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट इम्तियाज़ मीर साहब। इनके पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। किसी ठीक है ना।